Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision IAS current affair of November 2020. Regarding today's topic for discussion, we are going to discuss the international relation portion. ठीक है, उसके पहले हमारा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है वो कम्प्लीटली कवर हो गया है. उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ. अगर आपने रेफर नहीं किया होगा तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. एंड रिगार्डिंग अदर टॉपिक्स, ठीक है, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर कर लूँगी. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस आज का जो कंप्लीट डिस्कशन रहेगा वो इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन पे रहेगा. एंड जो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस मंथ्स के जो कंपाइलेशन है ना, उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ. आप वहाँ पे भी जाके जो है वहाँ उसके जो वीडियोस है वो रेफ़र कर सकते हो. और हमारा जो डेली इनसाइट का जो एनालिसिस है वो वैसे भी चल ही रहा है. ठीक है, वैसे वहाँ पे मैं आपको रेगुलर अपडेट करती ही रहूँगी कि कौन से हमारे जो कंपाइलेशन के पार्ट से वो अपलोड हो गए. एंड रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन, तो आज जो है हमारा, मैंने जैसे कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है. इसमें देख सकते हैं कि देर आर 10 न्यूज़. ओके, देर आर 10 न्यूज़. वी विल डिवाइड दिस सेक्शन इनटू टू पार्ट्स. दैट इज़ फर्स्टली इस पार्ट में हम 5 न्यूज़ डिस्कस करेंगे. ठीक है, दैट इज़ अप टू शेंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दैट इज़ SCO तक पढ़ेंगे. एंड लेटर आई विल कवर द रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, तो 2 सेशन में रहेगा ये, part 1 and part 2. This will be the part 1 section, and this will be the second one. Okay, एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता हो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो इतना अच्छा लगता हो तो अगर आपके फ्रेंड्स भी प्रिपेयर कर रहे हो तो देन प्लीज़ डू शेयर टू देम एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे 5 न्यूज़ है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ रिगार्डिंग द RCEP. सेकेंड क्या है, एशियन इंडियन समिट के बारे में जानेंगे. देन ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, G20 एंड देन SCO. इस तरीके से जो है ये हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन, विजन आइस का नवंबर का मंथली कंपाइलेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देख सकते हैं कि सबसे पहले जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इंडिया, दैट इज़ RCEP एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे. एंड फर्दर वी विल डिस्कस हाउ इट लिंक्ड विथ इंडिया. ठीक है, RCEP का जो है वो इंडिया ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया है. ठीक है, सारा हम देखेंगे. ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, कंटेक्स्ट देखा जाए न्यूज़ का तो रिसेंटली 15 एशियन जो एशियन स्पेसिफिक नेशन है उन्होंने साइन किया है RCEP. ठीक है, दैट इज़ अ रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. एंड वाइल इंडिया जो है उन्होंने जो है इंडिया चूज टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस स्टेट एग्रीमेंट. ठीक है, तो इंडिया इज नॉट प्रॉपरली, सॉरी, इंडिया नॉट साइंड इट. एंड इंडिया ने डिसाइड किया कि दे शिल बी ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज फ्रॉम द RCEP एग्रीमेंट. ठीक है, अभी RCEP क्या है, ठीक है, इतना हम जो बोल रहे हैं. सो RCEP दैट इज अ रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. ठीक है, जो इनिशियली अभी जो है 15 कंट्रीज ने साइन किया है, जहाँ पे 10 एशियन के कंट्रीज हैं. ठीक है, 10 एशियन मेंबर्स हैं. अलॉन्ग विद दिस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ठीक है, तो ये इतने सारे कंट्रीज है. ठीक है, इस फिगर में भी हम देख सकते हैं लोकेशन. ठीक है, जितने कंप्लीट एशियन के जो 10 कंट्रीज है उसके साथ साथ रिमेनिंग, ठीक है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ठीक है, ये जो RCEP एग्रीमेंट है, ठीक है, RCEP जो है इट इज़ नाउ फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक. ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है जो कवर करता है अराउंड 2.2 बिलियन पीपल्स को. एंड दैट वी कैन से दैट इट अकाउंट 30% ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमी. और ये जो RCEP है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था एट अ 19 एशियन मीटिंग. ठीक है, जो हेल्ड हुई थी 2011 में. और उसका मेन एम ऐसा था कि टू क्रिएट अ कंसोलिडेट मार्केट फॉर ऑल द एशियन कंट्रीज एंड देयर ट्रेड पार्टनर्स. एंड रिगार्डिंग इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो RCEP है, ठीक है, वाइल इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ RCEP निगोशिएशन, इट ड्रॉप इट आउट फ्रॉम, मतलब RCEP से ड्रॉप आउट हुई इन नवंबर 2019, सिटिंग सिग्निफिकेंटली आउटस्टैंडिंग इशू दैट रिमेन अनरिजॉल्व. एंड ऑल्दो इंडिया हैज़ गिवन द ऑप्शन टू ज्वाइन इट लेटर. ठीक है, इंडिया को ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, दैट दे शुड ज्वाइन इट लेटर, बट इंडिया जो है उन्होंने
उससे दूरी रहने का सोचा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार जो है जस्ट अ मिनट, एशियन के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक, जहाँ पे हमने जैसे बोला कि एशियन के 10 नेशन से, तो एशियन के कौन से नेशन से वो बता देती हूँ। तो एशियन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, जहाँ पे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम है। ठीक है, ये सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, 10 कंट्रीज है। ठीक है, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि एशियन में कौन से कंट्रीज है। ठीक है, लाओस, सॉरी, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, फिलीपाइन। उसके साथ साथ एशियन का अगर मेन एम देखा जाए, इट प्रमोट द इंटर गवर्नमेंटल cooperation and facilities, economic, political, security, military, education and social cultural integration among its member and the other countries। ठीक है, ये एक हो गया एशियन कंट्रीज़ का एक ओवरऑल जो इस पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये 10 कंट्रीज़ के नाम भी हमने देख लिए। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ की बाकी पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, अभी इंडिया ने, जैसे मैंने बोला, इंडिया डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द RCEP। सो रिगार्डिंग अदर फ्यू पॉइंट्स दैट वाई डिड इंडिया पुल आउट ऑफ द RCEP। ठीक है, इंडिया ने क्यों डिसाइड किया कि वो जो है RCEP से दूर ही रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रेड इम्बैलेंस विद द RCEP मेंबर्स। ठीक है, तो इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद द RCEP हैज़ ऑलमोस्ट डबल इन अ लास्ट 5-6 ईयर। ठीक है, तो RCEP कंट्रीज के साथ जो है इंडिया का एक ट्रेड डेफिशिएट है। ठीक है, अगर यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दिया है, स्टैट भी दिया गया है, दैट इज 54, ठीक है, $1 बिलियन इन 2013-2014 के टाइम पे। तो वो जो है इट हैज़ बीन इंक्रीज टू रुपीज़, सॉरी, $105 बिलियन। ठीक है, इन 2018-2019 के पीरियड में। उसके साथ साथ अकाउंट अगर देखा जाए, चाइना अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 53 बिलियन। ठीक है, तो इतना सारा एक ट्रेड डेफिशिएट एक रीज़न था। ठीक है, इम्बैलेंस था RCEP मेंबर्स के साथ। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न। रिगार्डिंग द नेक्स्ट वन, दैट इज अ जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन, दैट इज इंडिया जो है, इंडिया वांट कि जो RCEP है वो एक्सक्लूड करे एक मेन पॉइंट, दैट इज अ मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑब्लिगेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट चैप्टर। ठीक है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का एक जो पॉइंट है वहाँ पे RCEP के एग्रीमेंट में, तो वहाँ पे एक जो मेन टॉपिक है दैट इज अ मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसको एक्सक्लूड करे, ऐसा उन्होंने बोला है। एज इट डज नॉट वांट टू हैंड आउट स्पेशली टू द कंट्रीज इन विच देयर इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, जैसे हम जानते हैं अभी रिसेंटली तो बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया की काफ़ी कंट्रीज के साथ चल रही है, इवन विद द चाइना भी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। सो दिस वॉज वन ऑफ द मेन पॉइंट। ठीक है, दैट इज अ जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी कंसिडरेशन, दैट इज जो क्लोज इकोनॉमिक टाई है अंडर द RCEP, उसका दे हैव अ पोटेंशियल to make a countries of the region even more vulnerable to the China's economy and a political cohesion, and thus वो कहीं ना कहीं जो इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, ठीक है, इन द साउथ ईस्ट एशिया, उसको इम्पैक्ट कर सकती है। सो दिस वेयर द फर्स्ट 3 रीजन। ठीक है, वाई द इंडिया हैज़ पुल आउट ऑफ फ्रॉम द RCEP। रिगार्डिंग अदर फ्यू रीजन, ठीक है, तो नेक्स्ट रीजन इस तरीके का है कि जो लैक ऑफ एडुकेट प्रोटेक्शन फ्रॉम अ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडिया का एक प्रपोजल था फॉर अ स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन। ठीक है, दैट इज इस तरीके का क्राइटेरिया जो डिटरमाइन करता है सोर्स ऑफ द कंट्री ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन विच दे गेट अ टैरिफ कंसेशन और द ड्यूटी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट रूल, सॉरी, रूल्स ऑफ अ ओरिजिन। ठीक है, तो ये इंडिया का एक प्रपोजल था। ठीक है, एंड एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म कि वो इम्पोज किया जाए टू द जो इम्पोज करेगा टू टैरिफ, sorry, just a minute, and auto trigger mechanism to impose tariff when import cross a certain threshold were not accepted। ठीक है, तो 2 पॉइंट उन्होंने रखी थी। तो सबसे पहला था कि एक रूल ऑफ ओरिजिन रहे, ठीक है, और सेकेंड था कि एक ट्रिगर मैकेनिज्म रहे जो इम्पोज करे टैरिफ्स को। एंड ये जो 2 पॉइंट, ठीक है, टैरिफ्स कब, ठीक है, व्हेन जो इम्पोर्ट होता है वो एक अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस करता है, उस टाइम पे एक टैरिफ का जो है ट्रिगर मैकेनिज्म इस तरीके का रहे कि वो वहाँ पे टैरिफ ज़्यादातर इम्पोज करे। ठीक है, आफ्टर
क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये जो उन्होंने 2 पॉइंट्स रखे थे तो वो भी कुछ हद तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड लूजिंग जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन अ raising tariff coupled with a lack of a strong protection measure and threaten the circumvention of a रूल ऑफ ओरिजिन। सो दिस वॉज वन ऑफ द पॉइंट कि ठीक है, तो ये ठीक है, अभी जो रूल ऑफ ओरिजिन वाला अगर कंसेप्ट प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन अगर नहीं प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं, ठीक है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, वहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। इंडिया को इसी एक बात का डर था। ठीक है, सो लूजिंग एन एडुकेट प्रोटेक्शन फॉर अ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन कि क्यों इंडिया ने जो है आरसीपी का एग्रीमेंट साइन नहीं किया। रिगार्डिंग द नेक्स्ट, लैक ऑफ अ सर्विस कंपोनेंट, दैट इज जो मोस्टली डेवलप्ड आरसीपी कंट्रीज है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया कैन एक्सपोर्ट द सर्विसेज, हैज बीन अनविंगली टू निगोशिएट वाइड रेंज डिसिप्लिन इन द सर्विसेज एंड दस ये कहीं ना कहीं क्रिएट करता है एक न्यू मार्केट टू एक्सिस फॉर अ ट्रेड इन द सर्विसेज इन दिस रीजन। रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इम्पैक्ट ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो लार्ज नंबर ऑफ सेक्टर्स है जैसे कि डेयरी हो गया, एग्रीकल्चर, स्टील, प्लास्टिक, कॉपर, ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्टर्स है उन्होंने कुछ उनका जो है दे हैव एक्सप्रेस देयर सीरियस अप्रेंशन ऑन आरसीईपी एंड दस दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, the impact of earlier free trade agreement on India's trade balance has been ambiguous। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है मैंने जैसे पहले ही डिस्कस किया कि ये जो आरसीपी का एग्रीमेंट है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इनिशियली इंडिया ने जो भी अब तक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लिया है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपरली ट्रेड बैलेंस नहीं मेंटेन करते हुए कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी वहाँ पे दिखाई दी है एंड दस दिस वाज आल्सो द रीजन। इसी पॉइंट को हम कुछ डिस्क्राइब ज़्यादा एक्सटेंड में देखा जाए तो सेवरल ट्रेंड्स इन एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैव नॉट फेवर अ साइनिंग अनदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यूजुअली साइनिंग जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, हैज़ रिक्वायर्ड इंडिया कि वो सिग्निफिकेंटली कट करे इम्पोर्ट ड्यूटीज सिंस मोस्ट पार्टनर कंट्रीज जो है हैव ऑलरेडी अ लो इम्पोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, तो इंडिया की जो इनिशियली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिस भी कंट्री के साथ, ठीक है, इंडिया का जिस भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, तो वो इनिशियली उनके साथ भी पहले से ही इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगाई है एंड अगेन जो है पार्टनर्स कंट्री जो आरसीईपी में है, ठीक है, तो उनके लिए भी फिर से, ठीक है, लो टैरिफ वाली पॉइंट आ जाएगा, सॉरी लो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, एंड नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा भी स्टेट किया गया है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है टू इट्स एफटीए पार्टनर्स वो कहीं ना कहीं हैज़ नॉट परफॉर्म आउट, ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं है एंड दस कहीं ना कहीं एक हाई ट्रेड डेफिशिएट दिखाई दे रहा है विद द एफटीए कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, उसके साथ साथ एशियन कंट्रीज। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा जो एम्बिग्यूटीज़ दिखा है, ठीक है, एम्बिगुअस नेचर दिखाई दे रहा है जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनिशियली हुए हैं इंडिया के साथ। ठीक है, एंड कुछ अदर रेस्ट ऑफ द रीजन्स अगर देखे जाए तो दे इंक्लूड lack of a credible assurance on a market access and a non-tariff barrier, different over tariff structure से with the goods of a China। इंडिया जो है ऑलरेडी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है विद एशियन के कंट्रीज के साथ, उसके साथ साथ कोरिया, जापान एंड निगोशिएशन आर अंडरवे विद द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एंड जो ई कॉमर्स का चैप्टर है हैज़ सम क्लॉज दैट अफेक्ट द डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स इन इंडिया एंड दिस आर द फ्यू पॉइंट्स कि क्यों इंडिया जो है हैज़ पुल आउट फ्रॉम द आरसीईपी। अब हम देखते हैं कि अगर इंडिया, ठीक है, पॉसिबली अगर कभी ज्वाइन करता है, ठीक है, पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, सॉरी पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या होंगे एज इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइन द आरसीपी एग्रीमेंट। सो फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्शनिस्ट इमेज, दैट इज इंडिया ने जो विड्रॉल किया है आरसीईपी एग्रीमेंट से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक जो withdrawal of RCEP along with other recent measures such as call for the self-reliance under Atmanirbhar Bharat, revised public procurement order giving preference to the local content, etc. can be
प्रिसाइड एज इंडिया टेकिंग अ प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड इन देयर ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो ट्रेड पॉलिसी में इंडिया जो है एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड ले रहा है, क्योंकि इंडिया के अभी जो प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आत्मनिर्भर भारत हो गया, ठीक है, सेल्फ रिलेवेंट बनाने का हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है डिफरेंट रिवाइज प्रोक्यूरमेंट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड प्रोविजन जो रिवाइज हुए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंडिया एक प्रोटेक्शनिक इमेज जो है वो दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, इम्पैक्ट ऑफ अ इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, तो आरसीईपी जो है हैज़ इन्वेसाइज टू स्ट्रेंथन द एशियन सप्लाई चेंज एंड ब्रिंग अ इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट अ मेंबर कंट्री। उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट उसको भी जो है स्ट्रेंथन करने का, उसको भी इन्वेसाइज करने का आरसीपी के अंडर में है। बट जो आइसोलेशन अभी इंडिया ने नहीं किया है तो वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कंपटीशन, ठीक है, उसके साथ साथ लेस ग्रोथ, ठीक है, लेस पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको प्रमोट कर सकती है। उसके साथ साथ लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग अ पोस्ट पोजीशन इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। ठीक है, तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ठीक है, जैसे हम जानते हैं आरसीपी, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड to help the members countries emerge from the economic devastation caused due to the pandemic, and कहीं ना कहीं इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइन, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडिया के लिए। रिगार्डिंग नेक्स्ट इफेक्ट ऑन अ बायलैटरल ट्रेड विद आरसीपी कंट्रीज। ठीक है, तो देर इज़ अ कंसर्न कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन है इंडिया का वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है इंडिया के बायलैटरल ट्रेड विद द आरसीपी मेंबर्स, एंड along with this loss of a consumer। ठीक है, जो some products might become more expensive for a Indian consumer, especially when a global trade investment and a supply chain face a unprecedented crisis due to the COVID-19। ठीक है, so these are the possible outcome जो हो सकते हैं, possible implication जो हो सकते हैं to India by not joining the RCP agreement। नाउ रिगार्डिंग वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड यहाँ पे 3 पॉइंट में किया गया है कि डिस्कशन बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ अ साइनिंग आरसीपी। ठीक है, तो फर्दर डिस्कशन होनी चाहिए विथ रिगार्ड्स वेदर और नॉट टू साइन आरसीपी। ठीक है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए इंडिया का एक ट्रेड बैलेंस प्रॉपरली मेंटेन करते हुए, ठीक है, क्योंकि ट्रेड एशियन के साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ के साथ, तो उसको भी पॉइंट कंसिडर करते हुए एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ मेकिंग इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटेटिव। ठीक है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूविंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट कर सकता है। एंड फोकसिंग ऑन अ निगोशिएशन बायलैटरल एफटीए विद द कंट्रीज वेयर द ट्रेड कंपल कंप्लीमेंटरीज एंड मार्जिन ऑफ अ प्रिफरेंस इज हाइड, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और यूएस। ठीक है, तो फोकस करना चाहिए जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। ठीक है, इस तरीके का एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे दिया गया है। एंड वी कंक्लूड द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू द आरसीईपी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। सेवेंथ एशियन इंडियन सबमिट। ठीक है, तो 17 एशियन इंडियन सबमिट जो है इस बार कोविड के वजह से वर्चुअली कंडक्ट की गई है। सो रिगार्डिंग द हाईलाइट ऑफ द सबमिट, तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि कंट्रीब्यूशन करेंगे वो ऑफ $1 मिलियन टू द कोविड-19 एशियन रिस्पॉन्स फंड में। ठीक है, बोथ इंडिया और जो एशियन है, ठीक है, विल वेलकम द अडॉप्शन ऑफ अ न्यू एशियन इंडिया प्लान। ठीक है, एक्शन प्लान है 2021 से 2025 का। ठीक है, ये जो न्यू एक्शन प्लान रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू बिल्ड अपॉन द अचीवमेंट अंडर द प्रीवियस एक्शन प्लान जो था। ठीक है, 2010 और 15 का टाइम का, उसके साथ साथ 16 और 20 का टाइम में जो एक्शन प्लान था उसको प्रॉपरली जो है बिल्डअप करने का, उसके साथ साथ गाइड करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एशियन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये जो न्यू उन्होंने एक्शन प्लान बनाया है, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, वो इलुस्ट्रेट करता है फ्यूचर स्ट्रैटेजी, पॉसिबल एंगेजमेंट अक्रॉस वेरियस फील्ड। ठीक है, कौन सी फील्ड इंक्लूडेड है, जैसे कि पॉलिटिकल, आई विल हाईलाइट इट विद अदर कलर, दैट इज अ पॉलिटिकल कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड काउंटर टेररिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इस फील्ड में जो है एक प्रॉपरली फ्यूचर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे अंडर दिस प्लान ऑफ एक्शन फॉर 2021-2025 तक। ठीक है, इंडिया जो है
इंडिया रिट्राई इट्स ऑफर ऑफ यूएस डॉलर, जितने मैंने बोला 1 बिलियन लाइन ऑफ अ क्रेडिट टू सपोर्ट एशियन कनेक्टिविटी। ठीक है, एशियन कनेक्टिविटी के लिए भी जो है इंडिया का सपोर्ट रहेगा। उसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी रहेंगी इट विल बी ग्रेटर फिजिकल एज वेल एज अ डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ, ये हो गया कुछ की पॉइंट्स जो है इस बार के वर्चुअल सब्मिट में डिस्कस किए हुए। ठीक है, और एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि ये जो बोथ साइड ऑल्सो स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड determining the scope of a review India Asian Free Trade Agreement at a earliest and with a view कि ये जो पैक्ट रहेगा मोर यूज़र फ्रेंडली रहेगा, सिंपल रहेगा, उसके साथ साथ ट्रेड फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो ये भी डिस्कस किया गया है इस बार के वर्चुअल समिट में। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है एशियन का फॉर इंडिया। ठीक है, रिगार्डिंग एशियन कौन से कंट्रीज है मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग द फर्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग द आरसीपी। ठीक है, तो बार बार डिस्कस करने का कुछ पॉइंट नहीं बनता, सो आई विल स्टार्ट दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है एशियन का फॉर इंडिया। तो ठीक है, तो 10 एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो एशिया का इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए, फर्स्ट पॉइंट दैट इज एशियन सेंट्रलिटी इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो एक कोरोजिव, रिस्पॉन्सिव एंड एक प्रॉस्परस एशिया is a central to the India Indo-Pacific vision and India East policy and contribute करता है that to the security and a growth for all in the region। ठीक है, तो इंडिया के लिए जो एशिया है इट एक्ट्स एज अ सेंटर अलॉन्ग विद दिस मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंडियन ओशियन जो है कैरी करता है 90% ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इट्स एनर्जी रिसोर्सेज एंड जो प्रेजेंस है ऑफ अ चौक पॉइंट जैसे कि मलाका स्टेट हो गया। ठीक है, मेक्स द साउथ ईस्ट एशियन रीजन सिग्निफिकेंट फॉर काउंटरिंग अ ट्रेडिशनल एंड अ नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम थ्रेट जैसे कि प्राइवेसी और टेररिज्म। ठीक है, तो ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एशियन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एंड रिगार्डिंग द नेक्स्ट, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेसेस। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है इज लोअर इन लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। इट मीन्स दैट इंडियन फर्म्स जो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा गेन कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली बाय इन्वेस्टिंग इन सच कंट्रीज। फोर्थ पॉइंट दैट इज अ लुक्रेटिव मार्केट फॉर इंडियन फर्म्स। ठीक है, अराउंड 67 मिलियन जो है हाउस होल्ड ऑफ एशियन स्टेट अपार्ट फ्रॉम द कंज्यूमिंग क्लास। ठीक है, उनकी जो इनकम है विद द इनकम एक्सीड करती है। ठीक है, एट द लेवल exceed at which they will begin to make a significant discretionary purchases। ठीक है, and make Asian a pivoted customer market in the future। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन के जो फर्म्स है, इंडिया के जो मार्केट्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट है काउंटरिंग चाइना। ठीक है, तो कॉपरेशन इंडिया का ज़्यादा अच्छा रहा विद द एशियन कंट्री, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू काउंटर द चाइनाज पावर एंड इट विल हेल्प फॉर द इंडिया। ठीक है, एंड बोथ जो हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के साथ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज़ के साथ अच्छा कोऑपरेशन रहा तो वो चाइना के डिस्प्यूट को काउंटर करने के लिए भी हेल्पफुल रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन विद रीजनल एंड अ ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विद द एशिया हमें फैसिलिटेट या कर सकता है इंडिया इंटीग्रेशन विथ रीजनल एंड अ ग्लोबल सप्लाई मूवमेंट के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग रिलेशन विद एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम हो गया। ठीक है, वो रिसेंटली अभी जो साइन हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, विद द यूरोपियन कंट्रीज कैन प्रूव अ बेनिफिशियल फॉर द इंडिया। रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट, एड्रेसिंग अ रीजनल एंड अ इंटरनेशनल इशू। ठीक है, इंडिया और एशिया के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें कुछ कॉमन इंटरेस्ट है एंड कॉमन कंसेंसस है। ठीक है, जिसके वजह से, ठीक है, अगर इन दोनों के कंट्रीज़ के बीच में एक प्रॉपर जो है बॉन्डिंग रहेंगी तो वो दोनों कंट्रीज़, ठीक है, दोनों एक एशियन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इंडिया के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगी क्योंकि दोनों कुछ कॉमन कंसेंसस है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेंटेनिंग पीस, ठीक है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, उसके साथ साथ इंश्योरिंग फ्रीडम इन द नेविगेशन ओवर फ्लाइट। ठीक है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है बोथ हैव अ कॉमनली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉमनली कंसर्न, सो बोथ कंट्रीज, ठीक है, सारे कंट्रीज को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहा तो वो दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फेलियर ऑफ अ साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर अ रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, दैट इज अ सार्क। ठीक है, तो इट हैड मेड इंडिया look outside the South Asia, ठीक है, and toward the countries of South Asia for economic
साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो सार्क का तो उतना जो है फेलियर दिखाई दे रहा है, एंड दस इंडिया को जो है, इंडिया शुड लुक आउटसाइड द साउथ एशिया एंड दे कैन लुक टूवर्ड द साउथ ईस्ट एशिया फॉर अ इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कॉपरेशन, ठीक है। अब हम इस तरीके से यहाँ पे जो हमने देख लिया कि इंडिया को किस तरीके का एक इम्पोर्टेंट है एशियन कंट्रीज, ठीक है। रिगार्डिंग अभी कुछ कंसेंसस देख लें, ठीक है। व्हाट आर द कंसेंसस रिगार्डिंग दिस? द फर्स्ट वन इज द ट्रेड डेफिशिएट, ठीक है। द टू वे ट्रेड जो है बिटवीन इंडिया एंड एशियन, इट इज टिल्टेड टुवर्ड द एशियन, बिकॉज क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ट्रेड गैप है, ठीक है, एंड विच इज एक्सपांडिंग रैपिडली, ठीक है। तो एक ट्रेड डेफिशिएट है, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया का ट्रेड डेफिशिएट है एशियन कंट्रीज का, ठीक है, वो अराइज हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाले स्टैट देख सकते हैं कि 8 बिलियन था पहले, ठीक है, यूएस डॉलर, और वो 22 बिलियन ईयर हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 18 और 19 के टाइम पे। सो दस देर इज अ बिग ट्रेड डेफिशिएट, वन पॉइंट इज वन ऑफ द कंसर्न। सेकंड इज आरसीपी, ठीक है। जैसे हमने जाना है कि आरसीपी में एशियन कंट्रीज भी हैं, तो इंडिया की जो एक स्टिक आउट हुई है, ठीक है, इंडिया हैज़ आउट फ्रॉम द आरसीपी, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के और एशियन कंट्रीज़ के जो रिलेशन है उसको इम्पैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, इंडिया लिमिटेड कैपेसिटी, ठीक है। इंडिया की कैपेसिटी जो है टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंट, मार्केट एक्सेस एंड सिक्योरिटी गारंटेड रिमेन लिमिटेड, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न। रिगार्डिंग अदर कंसर्न दैट इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ एडुकेट फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ट्रेड जो है रिमेन अनयूटिलाइज, एंड दस वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है हमारे लिए। एंड चाइनाज इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो चाइना जो है एक प्रोमिनेंट ट्रेड है एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर है विद द एशियन, एंड रिसेंटली एशिया बिकम अ चाइनीज लार्जेस्ट पार्टनर्स एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक टाई विद चाइना एंड एशिया, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जो है एक मेजर कंसर्न रहेगी इंडिया के लिए। सो दिस आर द फ्यू कंसर्न्स रिलेटेड एशिया एंड इंडिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो एक कॉपरेशन जो है, ठीक है, कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशिया इन इंडो पैसिफिक रीजन, वो इनांस कर सकती है थ्रू द कवरेज बिटवीन द इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एंड अ एशियन आउटलुक ऑन अ इंडो पैसिफिक, ठीक है। ये दोनों कंट्री, ये दोनों सेक्टर्स में, ठीक है, ये दोनों इनिशिएटिव में अगर दे प्रॉपरली कॉपरेट, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो रिलेशन है, दैट इज इंडिया एंड एशियन कंट्रीज की जो रिलेशन है, वो इनांस हो सकती है। टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, एशिया और इंडिया की जो कंट्रीज को है, उनकी उनकी जो स्किल्स है उसको अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है, इंप्रूव करना चाहिए उनके लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये कहीं ना कहीं, ठीक है, अपग्रेडेशन हेल्प करेगा टू ब्रिंग द एशिया इन अ सप्लाई चेंज रेजिलेंस इनिशिएटिव। एंड नेक्स्ट, इंडिया शुड प्रोएक्टिवली यूटिलाइज करनी चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इट्स एफर्ट टूवर्ड द रीजनल कनेक्टिविटी टू द एशियन कंट्री, ठीक है। क्योंकि म्यांमार जो है, ठीक है, म्यांमार क्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को यहाँ पे जैसे पॉइंटली फोकस किया है, बिकॉज म्यांमार जो है, ठीक है, फॉर वन शेयर करती है लैंड बॉर्डर विद द इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एफर्ट रहेंगे, रीजनल कनेक्टिविटी अगर इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट, इंडिया एशियन रिलेशनशिप जो है इनहांस करनी चाहिए थ्रू द कॉपरेशन ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट एरिया, ठीक है, जैसे कि कम्बैक्टिंग प्राइवेसी हो गया, ठीक है, सॉरी पायरेसी हो गया, मरीन टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरीके के जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे कोऑपरेशन को इनहांस करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्टिविटी दैट इंडिया हैज़ एंजॉय विद द रीजन एशियन रीजन्स, ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, कल्चर, डांस, मेथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, एंड दस ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिया के लिए कि वो बिल्ड करे उनकी ऑर्गेनिक रिलेशन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज, एंड इंडिया शुड एक्टिवली एंगेज करना चाहिए विद द एशिया टू फास्ट फेज रिव्यू ऑफ अ FTA एंड स्ट्रेंथन करें उनके रूल्स एंड एक जो टैरिफ होता है, ठीक है, एंड मूव टूवर्ड्स रिमूवल ऑफ अ नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। इस तरीके का एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे दिया गया है। नाउ अब हम देखते हैं कि एक ओवरव्यू देखते हैं कि इंडिया और एशियन के रिलेशन किस तरीके से है, ठीक है। तो बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इंडिया जो है बिकम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ एशिया इन 2012 एंड आफ्टर प्रोग्रेसिवली, ठीक है, एंड जो फ्रॉम इट अर्लियर रोल ऑफ अ सेक्टरल पार्टनर दैट इज 1992, डायलॉग पार्टनर इन 1996 एंड सबमिट लेवल पार्टनर इन 2002, ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब स्टेप बाय स्टेप इंडिया बढ़ी है। उसके साथ साथ इंडिया और एशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है एक्वायर्ड अ न्यू मोमेंटम, ठीक है, जब उन्होंने अनाउंस किया था एक्ट इट
एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 2014 की सबमिट में, ठीक है, 12वीं सबमिट थी वो, ठीक है। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, ये प्रोवाइड करती है एक गाइडिंग फ्रेमवर्क टू टेक फॉरवर्ड एशिया इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू द नेक्स्ट लेवल, और रिकॉग्नाइज करती है कनेक्टिविटी इन इट ब्रॉडेस्ट सेंस, ठीक है, जो इंक्लूड करती है फिजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। करंटली देखा जाए तो 30 डायलॉग जो है मैकेनिज्म हुई है बिटवीन इंडिया एंड एशियन कंट्रीज इन द वेरियस सेक्टर, एंड सिंस एशिया एंड इंडिया कमोरेटिव सबमिट इन 2002, एशिया इंडियन सबमिट हैज़ टू बी हेल्ड एवरी ईयर, ठीक है। तो ये हो गया एक फ्यू बैकग्राउंड रिगार्डिंग द इंडिया एशियन रिलेशनशिप। रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशनशिप, तो इंडिया जो है हैज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द एशियन, ठीक है, डिफरेंट गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में। इंडिया जो है एशियन के साथ एशियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन जो है हैज़ बीन ग्रोइंग स्टेडिली, एंड इंडिया का जो रिलेशन है एशियन कंट्री के साथ फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बिटवीन 1993 और 2003 के टाइम पे एशिया जो थी और इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड थी, दे हैव ग्रोन रेट जो थी उसकी 11.2% होती, एंड मिनिमम मीनवाइल उनका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, फ्लो फ्रॉम इंडिया टू एशियन, वो भी इंक्रीज हुआ था 98%। एंड रिगार्डिंग पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के फील्ड में अगर देखा जाए तो सिंस इंडिया जब से उनकी डायलॉग पार्टनर बने हैं, ठीक है, ऑफ एशिया, एक कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है, हैज़ ट्रांसलेटेड द रिलेम ऑफ अ फंक्शनल कॉपरेशन टू कवर द पॉलिटिकल एंड द सिक्योरिटी डायमेंशन। जो डायलॉग्स एंड कॉपरेशन फ्रेमवर्क्स इनिशिएट किए गए थे बाय एशियन, जैसे कि एशियन रीजनल फोरम, ईस्ट एशिया सबमिट एंड एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं टू इनहांस द रीजनल डायलॉग एंड एसिलेटेड द रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं जब 25th एनिवर्सरी हुई थी एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशन इन 2018, उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया था दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, विच चार्ट आउट द फ्यूचर डायरेक्शन टू द एशिया इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया की देखा जाए एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट दिल्ली डायलॉग फॉर डिस्कसिंग पॉलिटो सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इशू बिटवीन द एशिया एंड इंडिया, ठीक है। तो एक पॉलिटी और सिक्योरिटी कॉपरेशन में इंडिया का रिलेशन किस तरीके का है वो हमने कवर किया। अब हम देखते हैं सोशो कल्चरल कॉपरेशन में क्या है। तो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए हैं बाय इंडिया कि बिल्ड करे एक कैपेसिटी और इन्हांस करे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। उसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, डिफरेंट जो है स्टेक होल्डर्स को भी इंक्लूड करता है, ठीक है, जैसे कि एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया पर्सनल्स, फार्मर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एशियन डिप्लोमेट्स। 2019 सितंबर में, ठीक है, एक्सटर्नल जो मिनिस्ट्री है, अफेयर मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उन्होंने लॉन्च किया था 1000 इंटीग्रेटेड पीएचडी फेलोशिप फॉर अ एशियन स्टूडेंट एट अ आईआईटीज। उसके साथ साथ एशियन जो कंट्रीज है आर इमर्ज एज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, एंड इंडिया की जो डायस्पोरा है इन द एशियन रीजन वो कंट्रीब्यूट करती है 20% ऑफ इंडियन टोटल डायस्पोरा, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो सोशल कल्चरल कॉपरेशन में भी इंडिया और एशियन के बहुत अच्छी रिलेशन रही है। रिगार्डिंग द कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, 2013 में क्या हुआ था, इंडिया जो है बिकम द थर्ड डायलॉग पार्टनर ऑफ एशिया जिसने इनिशिएट किया एशियन कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी मीटिंग। इंडिया जो है हैज़ कंसीडर्ड कंसिडरेबल प्रोग्रेस भी दिखाई दी उनको आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रायलैटरल हाईवे एंड कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। एंड साइंस एंड टेक की फील्ड में अगर देखा जाए एट द 6th एशियन इंडिया सबमिट 2007 में जो हुई थी, इंडिया ने उस टाइम पे अनाउंस किया था एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड, ठीक है। अगर उसका वर्थ देखा जाए तो $1 मिलियन है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया को कि वो प्रमोट करे जॉइंटली कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। एंड रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट सेक्टर, तो जब 6th एशियन सबमिट हुई थी, एशिया इंडियन सबमिट 2007 में हुई थी, उस टाइम पे इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो सेट कर रहे हैं एशिया इंडियन ग्रीन फंड को, ठीक है। उसका अगर कंट्रीब्यूशन भी अगर देखा जाए तो $5 मिलियन तक है। और ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, सोशल कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इस तरीके का एक बहुत अच्छा एक
ओवरऑल जो है रिलेशन रहा है एशियन कंट्रीज़ के साथ, इस तरीके का आगे भी रहे, उसके लिए हमने वे फॉरवर्ड भी देख लिया एंड वी कंक्लूड दिस न्यूज़। अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़ जो ब्रिक्स के बारे में है। ठीक है, तो वाई इट वाज इन न्यूज़, तो 2020 जो ब्रिक्स समिट है कोविड के वजह से ऑब्वियसली इस बार वो भी वर्चुअली हुई है। ठीक है, वो इस बार जो है चेयरमैनशिप थी ऑफ रशिया। ठीक है, और इस बार अडॉप्ट किया गया एक मोटो। ठीक है, मोटो फॉर दिस ईयर जो था ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये इस बार का मोटो था रिगार्डिंग ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स स्टार्टेड इन 2001। ठीक है, और ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज है, दैट इज ब्राज़ील, चाइना। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड लेटर 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जो है ऐड हो गई। ठीक है, नाम से ही हमें समझ में आता है। ठीक है, ब्रिक्स इतनी कंट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, इनिशियली 2001 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन नहीं थी, 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुई। ये जो नोशन है, ठीक है, बिहाइंड द कोनेज दैट द नेशन इकोनॉमी शुड बी कम इन कनेक्टिविटी डोमिनेंट ग्लोबल ग्रोथ बाय 2050। ब्रिक्स ग्रुपिंग का एम अगर देखा जाए कि वो प्रमोट करती है पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन इन द वर्ल्ड। उसका और एक एम है कि मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इस्टेब्लिश करे एक मोर इक्विटेबल एंड अ फेयर वर्ल्ड। ब्रिक्स जो है अकाउंट करता है 50% ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, 42.58% of a world population, 26.6% of a world land, 23.2% of GDP in 2018, and 14.91% of EMF quota shares and 13.24% of a World Bank voting power। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिक्स के बारे में ओवरऑल आइडिया रिगार्डिंग जो इस बार के की समिट में डिस्कस किए गए थे। ठीक है, तो मॉस्को डिक्लेरेशन, ठीक है, वो एडॉप्ट किया गया था विच रिफ्लेक्ट करते हैं 5 कंट्रीज कंसोलिडेट अप्रोच टू फर्दर डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एसोसिएशन। ठीक है, 2 पिलर्स ऑफ दिस ईयर ठीक है इस सबमिट के रहे हैं, दैट आर इकोनॉमी और काउंटर टेररिज्म। ठीक है, तो 2 ये पॉइंट रहे हैं इस बार के मेन। ठीक है, उसके साथ साथ क्या क्या डिस्कस किया गया है, स्ट्रैटेजिक फॉर अ ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020-2025। ठीक है, ये साइन हुई थी। इसका मेन फोकस रहेगा 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स में, दैट इज अ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड अ फाइनेंस। ठीक है, ये एक सेक्टर हो गया। ठीक है, मतलब ये तीनों को एक ही लिया है। नेक्स्ट इज अ डिजिटल इकोनॉमी एंड देन इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 3 प्रायोरिटी सेक्टर रहेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। नेक्स्ट है ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के बारे में देखा जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो कंट्रीब्यूट करे ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट द टेररिज्म। उसके साथ साथ स्ट्रेंथन करे इंट्रा ब्रिक्स टाइज इन द एरियाज जो इंक्लूड करते हैं कि इम्प्रूव द इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्रैकिंग डाउन ऑफ द सोर्सेज ऑफ अ फाइनेंस एंड प्रिवेंट करे स्प्रेड ऑफ अ टेररिज्म। रिगार्डिंग अदर हाईलाइट्स जो इस बार के ब्रिक्स के मीटिंग में डिस्कस हुए थे, सो जो प्रपोजल था टू सेट अप द ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्लियर वार्निंग सिस्टम फॉर अ फ्यूचर आउटब्रेक ऑफ अ इन्फेक्शियस डिसीज एंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सच आउटब्रेक। ठीक है, तो ये भी एक प्रपोजल रखा गया था। ठीक है, कि ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप की जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं अभी के कोविड-19 के वजह से, ठीक है, इस तरीके का फ्यूचर में अगर कोई आउटब्रेक होता है तो उसकी जो रिस्क है, ठीक है, उसको फेस करने के लिए एक हमारी इनिशियल सिस्टम रेडी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी उन्होंने डिसाइड किया। उसके साथ साथ ब्रिक्स कंट्रीज ऑल्सो हाईलाइट द अर्जेंसी ऑफ agreeing an extension of a 2010 Russia US tie on measure for a further reduction and a limitation of a strategic offensive arm without deal, which speak highly on a 5 country share vision of a global strategic stability। ठीक है, तो ये भी पॉइंट डिस्कस किया गया है। कंट्रीज रिट्रेट द नीड ऑफ अ कंप्रेहेंसिव ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल। ठीक है, जो बेस है ऑन रिवाइविंग यूएन एंड सिक्योरिटी काउंसिल, आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये पॉइंट में भी डिस्कस किए गए हैं। एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो ग्रुप है कॉल फॉर द रिफॉर्म ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके साथ साथ, ठीक है, ये तो है हो गई बॉडीज, उसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डब्ल्यूएचओ का भी जो है रिफॉर्म किया जाए, ऐसा भी उन्होंने बोला। ठीक है, दिस आर द फ्यू हाईलाइट रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ दिस ईयर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो है स्पेस, सेफ स्पेस फॉर अ मॉड्यूलेटेड रिवाइवरी, दैट इज जो ग्रुपिंग है वो प्रोवाइड करती है इंडिया और चाइना को अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि वो साथ में आके कोई एक स्ट्रैटेजिक कंटेंट, ठीक है, या कुछ
पॉइंट ऑफ, ठीक है, कोई सेक्टर्स में जो है साथ में वर्क करे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में एंड रिसेंट लद्दाख स्टैंड ऑफ, बोथ चाइना और इंडिया की जो एंगेजमेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं चल रही है। और ब्रिक्स जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो एंटायरली दोनों अच्छे से डिस्कस करे, ठीक है, इन डिफरेंट फ्रंट। एंड दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीच, ठीक है, विथ प्रेजेंस ऑफ अ ब्राज़ील एंड अ साउथ अफ्रीका इन दिस ग्रुप। इंडिया, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एक लो कॉस्ट वे फॉर इंडिया की टू सिग्नल इट्स एस्पिरेशन एज अ ग्लोबल पावर, ठीक है। तो एक काफ़ी जो बिग्स कंट्रीज़ है, ठीक है, उसके साथ शेयर है एंड दस इट कैन हेल्प टू इंडिया। नेक्स्ट, बूस्टिंग इंडियाज डिमांड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है रिपीटली call for a reform of a multilateral institution, boost India's own assertion in its direction, acting as a multiplier to the country's own demand for a reform, ठीक है। जैसे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए बोला है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकता है इंडियाज़ ओन assertion in this direction, and it can also act as a multiplier to the country's own demand for such reforms. And regarding the next significance, तो contribution in creating an inclusive international फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंडिया जो है एक मेन कंट्री है ब्रिक्स की, और बिहाइंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ NDB एंड हैज़ बीन रिमेन ऑफ अ लार्जेस्ट बेनिफिशरी ऑफ अ NDB, ठीक है। तो NDB दैट इज जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो इंडिया जो रहा है, ठीक है, इट रिमेन एज अ लार्जेस्ट बेनिफिशरी ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक लोन सो फार। एंड दिस इज वन ऑफ द पॉइंट रिगार्डिंग अ ट्रेड डिपेंडेंसी, ठीक है। तो 34% जो है इंडिया टोटल इम्पोर्ट्स जो है आर फ्रॉम द अदर फोर ब्रिक्स नेशन। सो दिस आर द 4 to 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि क्यों ब्रिक्स जो है इतना सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अचीवमेंट क्या रहे हैं, ठीक है, ऑफ अ ब्रिक्स। तो अचीवमेंट सबसे पहला है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का सेटअप, ठीक है, तो ये क्रिएट हुआ था 6th ब्रिक्स समिट में, ठीक है, जो ब्राज़ील में कंडक्ट की गई थी ऑन द लाइन ऑफ अ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अ वर्ल्ड बैंक। ये जो बैंक है वो रिजर्व करती है $10, ठीक है, $10 टू कॉम्बैट द पैंडमिक। एंड ओवरऑल प्रोटोकॉल देखा जाए, ठीक है, ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स वो नाउ एक्सीड 20 बिलियंस, ठीक है। और 62 लार्ज प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किए गए हैं ब्रिक्स कंट्री के थ्रू, एंड विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अ बैंक रीजनल ऑफिसेस। बैंक जो है, ठीक है, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक करंटली प्रिपेयर कर रही है टू एक्सेप्ट अ न्यू मेंबर्स, ठीक है, जहाँ पे यूग्रे, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, फिलीपाइंस, ठीक है, यहाँ पे भी वो एक्सटेंड हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है। एंड रिगार्डिंग फर्दर अचीवमेंट्स, दैट इज सेटिंग अप ऑफ अ कंस्टिंग रिजर्व एग्रीमेंट, ठीक है, तो ये भी सेटअप किया गया था। एंड वो प्रोवाइड करता है एक म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को। मेडिकल कॉपरेशन, ठीक है, तो UFA डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया था 7 सब्मिट जो 2015 में हुई थी। एंड ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है, ये जो कॉपरेशन है, इसमें क्या किया करा जाता है, ठीक है, ये करता है वर्क कवर करता है, ठीक है, जो प्रिवेंट कर पाए इन्फेक्शियस डिसीज हो गया, ठीक है। और ऑल्सो जो प्रपोजल सेटअप किया गया है, ठीक है, ऑफ अ ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, वो भी 10th सबमिट में डिस्कस किया गया था। एंड ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रायर 2015 में, ठीक है, जो हेल्प करेगा साइंटिस्ट और रिसर्चर को कि वो दैट दे कैन स्टे कनेक्टेड एंड इफेक्टिव एक्सचेंज विद देयर फाइंडिंग, एंड दे कैन ऑल्सो रिस्पॉन्स टू द COVID-19, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एक्सपांडिंग ट्रेड, ठीक है, तो ओवर लास्ट 5 ईयर अगर देखा जाए तो इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट जो है वो 45% ग्रो हुआ है। उसके साथ साथ उसका जो शेयर है, ठीक है, इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट जो है इन द टोटल ब्रिक्स इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी इंक्रीज हुआ है 7.7% से 10%। अदर एरियाज अगर देखा जाए तो ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्सेस जो है as a step toward the cooperation between the central bank and other financial institution and a BRICS rapid information security channel, ठीक है, जो promote करेंगे to exchange information on the cyber threat, ठीक है, among the central banks. So these are the few achievement of a BRICS. अब हम देखते हैं कि challenges क्या है, ठीक है, जो ये grouping face कर सकती है। So regarding the challenges, तो सबसे पहला challenge है the disparity among the group, ठीक है, ये जो groups है, ठीक है, mixed democratic and authoritarian regimes है, ठीक है, different societal structure है। जैसे हम
देखा कि एशियन कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, पर इस कंट्रीज़ में जो है ब्रिक्स के ग्रुपिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है, डिस्पार्टीज है, एंड दस दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसर्न। और यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि फ्रॉम साउथ अफ्रीका अलॉन्ग विद द अदर अफ्रीकन कंट्री, चाइना जो है हैज़ अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फॉर द इल ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन मेल्ट आउट द अफ्रीकन रेसिडेंट देयर, ठीक है। तो एक डिस्पार्टीज है अमॉन्ग दिस कंट्रीज, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो कोऑर्डिनेशन है या कोलेब्रेशन है वहाँ पे जो है हैम्पर कर सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। नेक्स्ट इज अ सस्पेंशन अमॉन्ग द मेंबर अबाउट चाइनीज रीजनल एंड अ ग्लोबल एम्बिशियस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। दिस रिजल्ट द चाइनाज बेल्ट एंड अ रोड इनिशिएटिव, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि चाइनाज के जो अभी दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट जो एक्सपेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट मेंबर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं ब्रिक्स के। उसके साथ साथ अप्रोच टूवर्ड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, तो ब्रिक्स जो है उन्होंने रेस किया है इशू रिगार्डिंग यूएनएससी रिफॉर्म्स, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि डब्ल्यूएचओ के भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, ऐसा भी ब्रिक्स में यहाँ पे बोला है। तो ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है इज इंटरेस्टेड इन selective reform of this system as its member has been developed vested interest in the existing system, and that's why grouping seeks to reform of global financial governance but it divided over the UNSC reform, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। नेक्स्ट देखा जाए डिपेंडेंसी ऑफ अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ब्रिक्स जो है डज नॉट हैव इट्स ओन स्ट्रेटेजिक विजन, ठीक है, एक ओन खुद की एक स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ चेंज वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, तो ऑन गोइंग जो क्रंच चल रहा है इन द वर्ल्ड ऑर्डर, फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो दिखाई दे रहे हैं पैंडेमिक के वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड जो कंसर्न दिखाई दे रहा है इन द फ्यूचर पॉलिसी डायरेक्शन टू द ब्रिक्स मेंबर्स इवेंचुअली इम्पैक्ट कर सकता है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। एंड लैक ऑफ अ कैपिटल, ठीक है, तो ब्रिक्स जो है डू नॉट हैव अ फंड, ठीक है, जो टू आउट कंप्लेन द बिटरवुड इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, एंड ज़्यादातर मोर इन्वेस्टमेंट हैज़ मोर कैपिटल इज नीडेड इन अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, लो इंफ्रा ट्रेड कंट्रीज, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक डिस्प्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल इंफ्रा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में ब्रिक्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। FDI का फ्लो एंड जो है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है। उसके साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फील्ड में भी ब्रिक्स नेशन जो है उतने भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ी कमियां हैं उनमें, ठीक है। एंड दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो चैलेंजेस है इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। अब हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड किस तरीके का किया गया है। तो जो ब्रिक्स है, ठीक है, हैज़ मैनेज टू बीइंग अ प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज वेल एज इंक्रीज द इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन, ठीक है, काफ़ी सारे एरियाज़ में जैसे कि हेल्थ हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, फाइनेंस ट्रेड, ठीक है, इस सारी एरियाज़ में बनाना चाहिए, ठीक है, उनका कॉपरेशन इंक्रीज करना चाहिए। डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा जो है डिफ़र करते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ में, बट स्टिल कुछ जो सेक्टर्स है जहाँ पे वो कॉमन एरिया पे डिस्कस कर सकते हैं उसमें ज़्यादा कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए। और जो फ्यूचर ऑफ अ ब्रिक्स जो है कम्प्लीटली डिपेंड करेंगे कि किस तरीके के उनके जो लीडर्स हैं वो एग्री करते हैं टू स्टैंड कलेक्टिवली, ठीक है, एंड अगेंस्ट द ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड शेयर अ ग्लोबल एजेंडा, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा। ब्रिक्स नेशन जो है दे नीड टू मूव टुगेदर इन द बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, टू इंक्रीज द प्राइवेट सेक्टर एंड अ सिटीजन इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल। अगर देखा जाए एक कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से, ठीक है, अंडरस्कोर द नीड टू स्टेप अप द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर, और वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रुप की वो एसिलिटेट करे और इस्टेब्लिश करे अ ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड अ डेवलपमेंट सेंटर, जो एग्री किया गया था 2018 में, ठीक है। इस तरीके का एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे दिया गया है। रिगार्डिंग कंक्लूजन, द ऑनगोइंग क्रंच इन द ग्लोबल ऑर्डर इन द स्पेसिफिक रेलिवेंट फॉर द ब्रिक्स एंड इट्स फ्यूचर एज अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो एक बिल्डिंग अ कलेक्टिव स्ट्रैटेजी और आइडेंटिफाई करना प्रायोरिटी प्रोसेसेस टू इम्प्लीमेंट इट्स इंश्योर द ब्रिक्स कोऑपरेशन डिपेंड करता है डिपेंड कर सकता है, और कहीं ना कहीं जो टाइज है और ब्रिक्स जो है एक प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। इस तरीके से हमने ब्रिक्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं G20 के बारे में। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है हैज़ पार्टिसिपेट इन द 15th ग्लोबल
जो सॉरी G20 सबमिट हुई थी, ठीक है, इट वाज कन्वीड बाय साउथ अरेबिया और वर्चुअल फॉर्मेट पे ये भी हुई थी, ठीक है। रिगार्डिंग ब्रिक्स में कौन से सॉरी ब्रिक्स ही आ रहा है, ठीक है, जैसे जस्ट वी आर डिस्कसिंग ब्रिक्स, सॉरी इट इज़ G20। तो G20 दैट इज ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है। तो कौन से कंट्रीज है इस फिगर में आप देख सकते हो कौन से कंट्रीज है, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है एक इंटरनेशनल फोरम है, ठीक है, दैट ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमी, एंड उसके जो मेंबर्स है वो अकाउंट करते हैं 80% ऑफ अ वर्ल्ड GDP, 75% ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड और 60% ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो फोरम है फर्स्ट टाइम उसकी जो मीटिंग हुई थी वो 1919 के टाइम पे हुई थी, एंड सिंस 2008 अर्लियर सबमिट, ठीक है, अर्लियर सबमिट, एंड दिस वाज पार्टिसिपेशन फॉर द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ अ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। इन एडिशन टू द सबमिट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ठीक है, शेरपा मीटिंग एंड वर्किंग ग्रुप एंड स्पेशल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज होते ही रहते हैं हर साल, ठीक है। इसमें कौन से कंट्रीज हैं मैं एक बार नाम गिना देती हूँ, दैट इज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड स्टेट। दिस आर द G20 कंट्रीज। रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव है G20 कंट्रीज का तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बिटवीन द मेंबर्स जितने भी है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना और सस्टेनेबल ग्रोथ को। सेकंड क्या है, प्रमोट करना फाइनेंशियल रेगुलेशन और रिड्यूस करना रिस्क और प्रिवेंट करना फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फ्यूचर। उसके साथ साथ क्रिएट करना एक न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ठीक है। दिस आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ G20 कंट्रीज। रिगार्डिंग अदर पॉइंट दैट इज G20 हैज़ अ 2 वर्किंग ट्रैक, ठीक है। तो पहला ट्रैक है फाइनेंशियल ट्रैक, ठीक है। इसमें क्या है, एक प्राइमरी फोकस रहेगा इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड अ फाइनेंशियल इश्यूज, जैसे कि मॉनिटरी फिक्सल एंड एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, इन सारे सेक्टर्स में। उसके साथ साथ सेकंड क्या है, शर्पा ट्रैक। शर्पा ट्रैक में क्या है, फोकस करेंगे ब्रॉड इश्यूज जैसे कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो गया, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, जेंडर इक्वेलिटी, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज है ना, ट्रेड, ठीक है। तो इस तरीके के G20 के 2 वर्किंग ट्रैक, एक फाइनेंशियल ट्रैक हो गया, एक शर्पा ट्रैक हो गया। और ये जो G20 है डज नॉट हैज अ परमानेंट सेक्रेटरी, ठीक है, परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, एंड इसका जो एजेंडा है एंड एक्टिविटीज जो है आर इस्टेब्लिश बाय द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी एंड इन द कॉपरेशन विद द मेंबरशिप। टोरी का रिप्रेजेंट करता है बाय द कंट्री जो होल्ड करता है प्रेसिडेंसी, इट प्रिसाइडर्स एंड इट्स सक्सीजर वर्क करता है टू इंश्योर द कंटिन्यूटी विद द G20। टोरी का कंट्रीज जो है रिसेंटली करंटली अगर देखा जाए तो साउथ अरेबिया, ठीक है, देन इटली एंड देन इंडोनेशिया। एंड G20 इज सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इंटरनेशनल रेबल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बहुत जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका भी सपोर्ट रहा है G20 कंट्रीज को, ठीक है। अब हम देखते हैं इतना इंपॉर्टेंट क्या है G20 कंट्रीज का, देन वी विल गो टू द इंडिया एंड G20 कंट्रीज, ठीक है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो G20 जो है इज वर्किंग विद द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, पर्टिकुलरली जो लो इनकम कंट्रीज है उनको सपोर्ट करता है, एंड देन इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग देयर नेशनली ड्रीवन पॉलिसीज एंड प्रायोरिटी, एंड वो कहीं ना कहीं एक मेन वर्क करता है टू फुलफिल द इंटरनेशनल एग्रीड डेवलपमेंट गोल, ठीक है। एंड G20 पॉलिसीज जो है, ठीक है, प्रोवाइड करती है एक एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल टूल और उसके साथ साथ सपोर्ट प्रोवाइड करती है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री के लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल ही रहेगा। नेक्स्ट देखा जाए तो G20 जो है प्ले करता है क्रूशियल रोल, कहाँ पे प्ले करता है, इन क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ है ना, डेवलपमेंट। अदर इशू अगर देखा जाए G20 थ्रू एड्रेस किए जाते हैं, जहाँ पे एडवांसमेंट ऑफ अ वुमेन इन अ ग्लोबल जॉब मार्केट, ठीक है। उसके साथ साथ जो 2030 का एजेंडा है हमारा SDG दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ग्लोबल हेल्थ, एंटी टेररिज्म, ठीक है, इस सारे सेक्टर्स में भी G20 का एक मेजर रोल रहा है, ठीक है। एंड इट मेंबरशिप जो है, ठीक है, फीचर करती है बोथ डेवलप एंड अ इमर्जिंग मार्केट फ्रॉम ऑल द कंटिनेंट, एंड दस
हम बोल सकते हैं कि जो G20 है इन वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिगार्डिंग द पॉइंट कि G20 और इंडिया का क्या है। ठीक है, तो इंडिया जो है इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अ G20 प्रोसेस और एक्टिव रोल रहा है इंडिया का, और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रोपोज आइडिया भी किए हैं, न्यू सॉल्यूशंस भी प्रोपोज किए गए हैं, एंड सम प्रोपोजल जो है इंडिया ने दिए गए हैं इन द प्रीवियस G20 सबमिट। उसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो प्रपोजल था टेररिज्म रिलेटेड उन्होंने दिया है। ठीक है, इंडिया ने दिया है, दैट इज़ जो इंटरनेशनली एक्शंस है ऑन अ टेररिज्म उसको जो है इज़ अ नीडेड एज अ रूट ऑफ अ टेररिज्म मे बी द सम कंट्रीज। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, ऐसा इंडिया ने बोला है। नेक्स्ट दिया है इकोनॉमिक ऑफेंडर। ठीक है, डीलिंग विद द इकोनॉमिक ऑफेंडर। ठीक है, उस पर एम्फसाइज किया है इंडिया ने। ठीक है, बाय द सीरियस पॉलिसी चैलेंज ऑफ इंडिया एंड अदर G20 कंट्रीज। और जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है ऑफन कमिटेड द क्राइम इन वन कंट्री एंड दे यूज टू फ्लाई। ठीक है, वो एक कंट्री में फ्रॉड करते हैं एंड देन दे यूज टू एक्सेप्ट इन द अदर कंट्री। ठीक है, तो वो प्रॉपरली हैंडल होना चाहिए। उसके साथ साथ एक ग्लोबल टैक्सेशन। ठीक है, तो G20 जो ऑलरेडी taken a cognizance of the fact and has come with the base erosion and a profit sharing framework। ठीक है, तो ग्लोबल टैक्सेशन पे भी इंडिया ने बोला था एंड G20 ऑल्सो कम अप विथ एन आइडिया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ बेसिक इरोजन एंड अ प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अफोर्ड फ्रॉम द बेनिफिट इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्टर्स में हेल्प कर सकती है, तो उस पर रिलेटेड भी जो है इंडिया ने प्रपोजल रखा है। ठीक है, दिस आर द फ्यू प्रपोजल रिगार्डिंग इंडिया एंड G20। अब हम देखते हैं अचीवमेंट क्या क्या हुए हैं G20 कंट्रीज के। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट यहाँ पे मेंशन किए, देन वी विल डिस्कस द चैलेंजेस एंड देन वी विल डू द वे फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि व्हाट वर द अचीवमेंट। तो प्राइमरी अचीवमेंट अगर देखा जाए G20 कंट्री का तो क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ इमरजेंसी फंडिंग। ठीक है, जब 2008 के क्राइसिस आए थे, उसके साथ साथ रिफॉर्म ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो भी लिए गए हैं इंडिया G20 थ्रू। ठीक है, एंड इम्प्रूविंग द ओवरसाइट ऑफ अ फाइनेंशियल national financial institution, bolstering the quality of a financial regulatory bodies in the market whose fiscal और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, वो जो क्राइसिस में है उस पर भी जो है प्राइमरी अचीवमेंट उनकी रहा है G20 की। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एमिट जो चल रहा है अभी हम देखा जाए ऑनगोइंग जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, तो G20 की जो कंट्रीज़ है, ठीक है, हैज़ बीन टेकन अ मेजर कि वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करे एंड सप्लाई चेन इन द रीजन। एंड G20 कमिट किया है कि वो पंप करेगा 5 ट्रिलियन जो है इन द ग्लोबल इकोनॉमी और कंट्रीब्यूट करेगा WHO को लीड टू द ग्लोबल कोविड-19 सॉलिडिटरी रिस्पॉन्स फंड में। ठीक है, G20 एक क्रूशल रोल रहा है इन रेटिफिकेशन ऑफ अ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड इंक्रीजिंग द लेंडिंग कैपेसिटी जो है ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और विथ एन ओनली 20 ऑफिशियल मेंबर्स G20 जो है इज़ अलीग इनफ कि वो ठीक है टू टेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड टू एडप्ट न्यू चैलेंजेस। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू अचीवमेंट ऑफ अ G20 कंट्रीज। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या रहे हैं G20 कंट्रीज़ का। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो है कि G20 जो है लैक करती है एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क। ठीक है, थ्रू इट्स दो इट हैज़ सेट अ गोल्स एंड टेकन अ मेजर्स बट स्टिल कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क में लैक करती है। नेक्स्ट क्या है, एवरी कंट्री विच अज्यूम अ प्रेसिडेंसी वांट टू पुट देयर स्टैम्प ऑन इट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक कंप्लीटली एक प्रेसिडेंसी नहीं है। ठीक है, वो रोटेट होती रहती है एंड दस जो भी कंट्री बनती है, ठीक है, अज्यूम अ प्रेसिडेंसी दे वांट टू पुट देयर स्टैम्प ऑन इट एंड देयर फॉर एवरी कंट्रीज वुड लाइक टू ऐड सम इशूज एंड देयर ओन पर्सपेक्टिव। जैसे कि जापान देखा जाए, ठीक है, बाय इंक्लूडिंग द एजिंग एंड सोसाइटी 5.0। ठीक है, ओसाका सबमिट के टाइम में। नेक्स्ट देखा जाए एक्सक्लूसिविटी ऑफ इट्स मेंबर हैज़ अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो जो एक्सक्लूसिवनेस है मेंबर्स का, ठीक है, इसमें तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म को जो है अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट देखा जाए द ग्रुप रिप्रेजेंट करती है एक मैसिव शेयर ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी एंड उसकी जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकती है दूसरे कंट्रीज़ को। नॉट ऑल रिजोल्यूशन जो पास हुए हैं बाय द G20 सबमिट वो कम्प्लीटली फुलफिल हुए हैं। ठीक है, ओनली 10% जो है ऑफ अ वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन द G20 डिसीजन मेकिंग एंड G20 जो अथॉरिटी है इज ऑल्सो वीकन बिकॉज ऑफ अ वेरियस मेंबर्स समटाइम फेल्ड कि वो फुलफिल करें उनके कमिटमेंट एंड दस दिस आर द फ्यू चैलेंजेस रिगार्डिंग द G20। अब हम देखते हैं वे फॉरवर्ड किस तरीके का किया गया है। तो देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी ऑफ द इशू टेकन। ठीक है, जो भी इश्यूज लेते हैं उसको प्रॉपरली कंटिन्यूटी के साथ मैनेज करना चाहिए। ठीक है, जो प्रीवियस प्रेसिडेंसी ने लिए हैं तो न्यू प्रेसिडेंसीज को, ठीक है, उसको लेते हुए, ठीक है,
अपने भी न्यू पॉइंट्स ऐड करते हुए उसको प्रॉपरली कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन करना चाहिए। उसके साथ साथ जो G20 है मस्ट प्रोवाइड एक विजन प्रोवाइड करना चाहिए जो हेल्प करेगा टू बाइंड ऑल द कंट्रीज स्पेशली द इमर्जिंग मार्केट, ठीक है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, इंडिया, ब्राज़ील और मेक्सिको। आप देख सकते हैं कि जो G20 है, ठीक है, शुड स्ट्रेंथन इट्स टाई विद द यूएन, ठीक है, यूएन के साथ उनके टाई ज़्यादातर जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए और रीडबल एफर्ट करना चाहिए, एफर्ट्स को डबल करना चाहिए एंड ऑल्सो नीड इन द वेरियस फील्ड जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया। एंड जो कोविड-19 पैंडमिक का अगर केस देखा जाए तो G20 का जो रोल है विल बी क्रिटिकल टू बिल्ड अ robust global supply chain and strengthen the international investment for economic recovery. So this is the way forward. अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज द शेंघाई कॉपरेशन कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SCO। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने चेयर किया है G20 समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। और न्यूज़ में क्यों थी, तो फर्स्ट जो था SCO समिट इस बार वर्चुअली कंडक्ट हुई है। इंडिया एक्सटेंडेड अ फुल सपोर्ट टू ऑब्जर्व द G20 एनिवर्सरी ऑफ SCO इन 2021 एज अ SCO ईयर ऑफ अ कल्चर। इंडिया ने अनाउंस किया है जो 2021 रहेगा, ठीक है, 2021 में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया जो हेल्प करेगा एग्जीबिशन ऑफ अ बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ SCO कंट्रीज। इंडिया ने उसके साथ साथ प्रपोज किया है कि वो सेट करेगा एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन इनोवेशन एंड स्टार्टअप एंड अ सब ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन विद द SCO कंट्रीज। अभी हम देखते हैं कि SCO के बारे में। एक SCO क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो शंघाई में फॉर्म हुआ था 2001 में। एक रीजनल डेवलपमेंट एंड अ सिक्योरिटी इश्यूज जैसे कि टेररिज्म हो गया, इथनिक सेपरेटिज्म एंड अ रीजनल एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, इस फील्ड में फोकस करता है। रशिया और मरेडियन जो है प्रेजेंटली दे आर एज अ ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेज इन द SCO एंड वर्किंग अगर देखा जाए ऑफ SCO की, ठीक है, इज अंडरपाइन विद अ शेंगाई स्पिरिट, ठीक है, जो उसका स्पिरिट अगर देखा जाए विच इज़ अबाउट अ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वलिटी, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट और कल्चरल डाइवर्सिटी, उसके साथ साथ परसीव ऑफ अ कॉमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया SCO का एक मेन जो स्पिरिट्स है उनका स्पिरिट्स, ठीक है, वो हो गया। अब हम देखते हैं SCO रिलेटेड और कुछ न्यूज़ आई थी, ठीक है, देन वी विल डिस्कस द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ SCO, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट देखा जाए तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 19 SCO की जो मीटिंग थी, ठीक है, SCO काउंसिल ऑफ अ हेड ऑफ अ कमिटी गवर्नमेंट, ठीक है, उसको चेयर किया था। इट इज़ अ फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो सबमिट लेवल मीटिंग जो हेल्ड हुई थी इंडिया ने चेयर की थी। एंड की हाईलाइट अगर देखी जाए तो इंडिया कॉल्ड अपॉन SCO मेंबर स्टेट कि वो इन्फोर्स करें इंटरनेशनली रिकग्नाइज लीगल स्टैट्यूट टू कॉम्प्रहेंसिवली इराडिक अ सेफ हेवन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ फाइनेंशियल नेटवर्क सपोर्टिंग टेररिज्म। SCO के मेंबर्स ने स्ट्रेस किया द नीड है कि WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस पर रिफॉर्म होनी चाहिए। एंड इंडिया ने रिफ्यूज़ किया है टू सपोर्ट अ चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव को एंड अप्रोच एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ अ मल्टी lateral trade and economic partnership फॉर 2021-2025 तक, ठीक है। तो इसको भी जो है अप्रूव किया गया है, ठीक है। दिस आर द अदर हाईलाइट्स रिगार्डिंग द मीटिंग। अब हम देखते हैं कि वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा है SCO का। तो सबसे पहले क्या है, एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होता है, ठीक है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। नेक्स्ट है हेड ऑफ अ गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है, SCO की सेकेंड हाईएस्ट बॉडी होती है जो डील करती है ग्रुपिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा बिसाइड अप्रूविंग द एनुअल बजट। एंड नेक्स्ट क्या है, दो परमानेंट बॉडीज होती है, एक सेक्रेटरी होता है जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ SCO और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड लीगल ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट। एंड सेकेंड होता है एक रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज रैट्स जिसको बोलते हैं, जो वर्क करता है फॉर कॉम्बैक्टिंग रीजनल टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। एंड SCO की एक बिजनेस काउंसिल भी होती है और SCO इंटर बैंक कॉन्स्टोरियम भी होता है, ठीक है, जो वर्क करता है फॉर इंक्रीजिंग कॉपरेशन अमॉन्ग द मेंबर्स फॉर एक्सपांडिंग कॉपरेशन एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड बैंक सर्विसेज, ठीक है। तो ये हो गया SCO का वर्किंग स्ट्रक्चर। रिगार्डिंग SCO कंट्रीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से कंट्रीज है, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान,
तजिकिस्तान एंड पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। ठीक है, दिस आर द एससीओस कंट्रीज। अब हम देखते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है एससीओ का। तो एससीओ जो है रिप्रेजेंट करता है 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को, उसके साथ साथ 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को। फोर ऑफ द जो मेंबर्स है जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना और पाकिस्तान आर द न्यूक्लियर पावर। उनमें से दो, दैट इज रशिया एंड चाइना, वो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के। एंड एससीओ जो है इज कंसिडर एज अ काउंटर वेट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नाटो। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल इन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ व्यू से एससीओ के बारे में। अब हम देखते हैं कि रेलेवेंस क्या है एससीओ का फॉर इंडिया। तो सबसे पहला जो है दैट इज कंट्रोलिंग द रीजनल टेररिज्म। तो एससीओ जो है, ठीक है, डिफेंस सेंटरिक स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज जो है जैसे कि रैट, उसने अचीव किया है एक कंसिडर सॉरी कंसिडरेबल सक्सेस इन कर्बिंग द रीजनल टेररिज्म। तो ठीक है, रीजनल टेररिज्म पे बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट रहा है एससीओ का। उसके साथ साथ पार्टिसिपेंट इन अ पॉलिटिकल डायनामिक ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, इट इज़ लाइकली टू विड्रॉ इट इज़ लाइकली दैट आफ्टर द विड्रॉल ऑफ अ यूएस एंड अ नाटो फोर्स फ्रॉम अफगानिस्तान, तो एससीओ जो है वो एक उनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अफगानिस्तान में। ठीक है, एससीओ और अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है वो सस्पेंड हुआ था 2009 में, और उसकी जो वर्क है वो रिज्यूम हुई थी 2017 में। ठीक है, तो एससीओ जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि इंडिया को कि वो एंगेज हो इन द अफगानिस्तान पॉलिटिकल डायनामिक। अलॉन्ग विद दिस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एट द एनुअल समिट ऑफ एससीओ इंडिया को अपॉर्चुनिटी है कि वो रिन्यू करे एक बायलैटरल टाइज और रीजनल विद द रीजनल कंट्रीज। एंड ये जो फोरम है वो प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को एक ग्रेट विजिबिलिटी इन द अफेयर्स ऑफ अ यूरेशियन रीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि इंडिया को ये और एक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर सकता है कि settles the influence of Pakistan in Central Asia, and its SCO can also make India as an active key stakeholder in shaping the dynamic of a political फ्रेगाइल एंड सेंट्रल एशियन रीजन में। एंड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सेंट्रल एशियन रीजन है, ठीक है, वो रिच है इन आयरन और हो गया कोल, ऑयल, गैस, गोल्ड। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में बहुत ज़्यादा रिच है। तो इकोनॉमिक इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन एससीओ, ठीक है, फोकस कर सकती है फर्स्ट लेस्ट ऑन चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंड मोर ऑन अ सेंट्रल एशियन रीजन। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंडिया की पेंडिंग एनर्जी जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, उसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, ठीक है, एंड सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं विच आर ब्लॉक ड्यू टू द पाकिस्तान, एंड दिस मे कैन नीड टू बी पुश थ्रू द एससीओ। ठीक है, तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एससीओ जो है बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है फॉर द इंडिया। अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है फॉर इंडिया इन एससीओ। तो सबसे पहला चैलेंज है कि डोमिनेंस ऑफ चाइना। ठीक है, तो एससीओ जो है चाइना डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बेरिंग इंडिया द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, जो एडोस किया गया है बाय अदर मेंबर्स। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है एक कंसर्न है इंडिया के लिए, एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ग्रॉसली वॉयलेट करता है इंडिया की सॉवरेनिटी को, एंड दस चाइना जो है मे ट्राई टू लिमिट एंड बैलेंस कर सकता है इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन बाय सपोर्टिंग द पाकिस्तान। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज अ कंट्रोलिंग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ठीक है, तो इंडिया जो है हैज़ ऑलवेज कंडोन पाकिस्तान लिंक विद द टेररिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने हमेशा बोला है, मतलब मोस्टली बोला है कि इंडिया की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इट इज़ मोस्टली लिंक विद द पाकिस्तान। तो एससीओ जो है मे नॉट प्रूवन वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म। रिगार्डिंग द नेक्स्ट चैलेंज दैट इज द ट्रस्ट डिफिशिएंट। तो ग्रोइंग जो क्लोजनेस दिखाई दे रही है रशिया और चाइना की, ठीक है, sorry, so they can add to the difficulties that India faced due to the China Pakistan excel in the SCO and lack of a connectivity in the Central Asia and beyond। ठीक है, so एक मेजर इम्पीडेंट जो हो सकता है इन द कनेक्टिविटी द सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया, ठीक है, रिमेन अ स्ट्रेटेजिक डिले ऑफ अ डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड बाय द पाकिस्तान। ठीक है, सो दिस आर द चैलेंजेस। सॉरी, रिगार्डिंग द वे अहेड, सो फर्स्ट ऐसा है कि मेंटेनिंग एंड इंडिपेंडेंस वॉइस अगेंस्ट चाइना डोमिनेंस।
जैसे हम देखते हैं जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इंडिया का, इट हैज़ आर्टिकुलेट इट्स व्यू दैट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मस्ट रिस्पेक्ट द सोवेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी। तो इंडिया रशिया डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है एंड इंडिया कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी जो है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ शुल बी लिवरेज और प्रमोट करें इंडिया के इंटरेस्ट इन द एससीओ। सेकेंड इज रिवाइटलाइज द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो ओपनिंग होगा चाबार पोर्ट का एंड एंट्री ऑफ अस्कबाद एग्रीमेंट जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकता है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन यूरेशिया एंड ए क्लियर फोकस ऑन ऑपरेशनलाइजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी नीड है। एंड कंस्ट्रक्टिवली एंगेज विद पाकिस्तान, ठीक है। रिसेंटली अगर रशिया देखे जाए एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो नहीं एंटर होगा इन द रिलेशन विद आर्म रिलेशन, ठीक है, विद द पाकिस्तान। एंड इंडिया जो है शुड मोबिलाइज इट्स ओपिनियन इन एससीओ कि वो इंश्योर करे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू द एक्सटेंडेड नेबरहुड और अनब्लॉक करे पाकिस्तान को एंड प्ले एंड कंस्ट्रक्टिव रोल इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन डी रेडिकलाइजेशन ऑफ अ यूथ इन सेंट्रल एशिया। एंड वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन लिवरेजिंग द सॉफ्ट पावर इन एंड ऑल्सो टू एक्सचेंज अ स्पीयर ऑफ एंगेजमेंट इन द फील्ड ऑफ कल्चर, क्यूजन, एजुकेशन एंड वेरियस फील्ड। एंड इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि दिस आर द फ्यू वे फॉरवर्ड रिगार्डिंग एससीओ। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यू सेक्शन। हैव अ नाइस डे। और रिबनिंग जो पार्ट से we will discuss in the next video. Till then, stay connected. Please do like, comment and subscribe. Thank you.